हे देयर वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशंस ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ इन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमिटीज। अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मुलेट हुई, मतलब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी, तो कमिटीज बनाई गई और उनको डिफरेंट टास्क दिया गया। ठीक है ना, किसी को कहा गया तुम ये करो, तुम ये करो। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी, अराउंड 22 कमिटीज थी। एंड जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है उनके हेड्स के नाम कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी के जो हेड थे वो थे B.R. अम्बेडकर, और इनका काम था टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी मानी जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिन्होंने हमारी फंडामेंटल राइट्स दी हमें, जिन्होंने वर्क किया, उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इट वॉज हेडेड बाय हिम एंड इट द टास्क वॉज टू प्रिपेयर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। बेसिक यूनियन पावर कमिटीज, इट वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, टू प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ द पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। तो क्या हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इमीडिएटली डिमांड आनी स्टार्ट हो गई लोगों की दैट लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स चाहिए, मतलब रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना। तो कमीशन बिठाया गया जो एस के धर ने हेड किया। तो इसको एस के धर कमीशन भी कहते हैं बिकॉज ही वाज द हेड। तो एस के धर कमीशन या लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिनका काम था टू एग्जामिन द फीसिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। बट इस कमीशन ने कहा कि इट कैन नॉट बी डन, इंस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पे आप ऑर्गेनाइज कर दीजिए, जिससे कि वर्किंग ऑफ स्टेट्स इजी हो जाएगी। ओके, बट नहीं किया ये। उसके बाद क्या हुआ कि 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश जो था, आंध्रा स्टेट बनी फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पे। तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे वो मद्रास से अलग हो गए। आंध्रा स्टेट बनी 1953 में। ठीक है, जो तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग थे वो मद्रास से अलग हुए। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को पता था कि अब फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बन गई है, तो ऑब्वियसली हर साइड से लोग बोलेंगे कि हमें भी चाहिए। तो फिर आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953 में, जो हेड किया गया फजल अली द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं बिकॉज ही वाज द हेड टू एग्जामिन द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए, अब इस कमीशन के बेस के ऊपर ही बना स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये पास किया गया था 1956 में। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। और इसी बेसिस पे बहुत सारी स्टेट्स बनी। जैसे फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब अपॉइंट हुआ? 1953 में। हु हेडेड इट? काका केलकर, इंपॉर्टेंट। अब इनका काम क्या था? टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर एडवांसमेंट। जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, उनके लिए मेजर्स सजेस्ट करना फॉर देयर एडवांसमेंट, ये इनका काम था। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन अपॉइंट हुआ 1979 में अंडर BP मंडल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। एंड इसी के बेसिस पे अल्टीमेटली रिजर्वेशंस केम इनटू being. Okay, they suggested a lot of measures and they were actually made, most of them were applied. So socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement. Okay, so this is very important. Delimitation Commission or Boundary Commission. देखिए, in year 2002 it was headed by Justice Kuldeep Singh, and the work or the task which it has to do is to redraw the boundaries of territorial constituencies. Right, elections के लिए, for elections every state is divided into different constituencies. ठीक है ना, different constituencies में divided होती है state। तो अब क्या होता है, आफ्टर एवरी सेंसस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 10 years, ठीक है ना, तो ये रीड्रॉ ये फॉर्म होती है डिलिमिटेशन कमीशन। एंड इट सीज कि कहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, कहाँ पे डिक्रीज हुई है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बाउंड्रीज रीड्रॉ करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है ना। सो डिलिमिटेशन लिटरली मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन
population. In India, it has been constituted 4 times in 1952, 1963, 1973, and most recently in 2002. It's a high power body whose orders have the force of law and cannot be called in question before any court. Right, even it is kept before, or it is laid down before both the houses of the parliament, but they are not allowed to make any modification. Okay, and these orders come into force on a date which is specified by the President of India in this behalf. Right, so this is what is Delimitation Commission. National Commission to review the working of the Constitution. This was set up in year 2001, headed by M.N. Venkatachalia. Okay, the terms of reference stated that the commission shall examine, बताया गया कि commission क्या examine करेगा, in the light of the experience of past 50 years as to how best the Constitution can respond to changing needs of efficient, smooth and effective system of governance and socio-economic development of modern India within the framework of parliamentary democracy. So to recommend changes, if any, that are required in the provisions of the Constitution without interfering with its basic structure or features. ठीक है ना, और उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई changes required हैं, कि जो हमारे देश में changes हो रहे हैं उसके according अगर Constitution में change required है, so for smooth and effective system of governance and socio-economic development के लिए जो changes आप suggest कर सकते हो वो हमें बता दीजिए, but वो changes ऐसे होने चाहिए जो basic structure और features जो हैं उनको touch ना करें. संथम कमेटी, देखिए इसको याद कैसे करोगे, साथ हम, अगर संथम बोल रहे हो तो साथ हम नहीं लगता है हिंदी में, तो साथ हम, देखिए करप्शन वॉज सच एन इशू, इट हैज बीन ऑलवेज इन इंडिया, कि हर कोई इससे दुखी रहा है. तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि सरकार कहती साथ हम तुम्हारा साथ देंगे, तो साथ headed by K. Santhanam to make recommendation on prevention of corruption in the administrative machinery. ठीक है, किसके लिए थी, prevention of corruption, very important, prevention of corruption. And इसी की वजह से it was on the recommendation of this committee that Central Vigilance Commission came into being, very important. It is an independent body which is only responsible to the parliament. Central Vigilance की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है. एंड द गवर्नमेंट रिसेंटली अपॉइंटेड संजय कोठारी, देखिए ये जीके का क्वेश्चन है, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मुझे याद था तो मैंने इंक्लूड कर दिया, एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. तो संजय कोठारी इज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर. बलवंत राय मेहता कमेटी, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी was for establishment of Panchayati Raj system, to look into the establishment of Panchayati Raj system. It was headed by Balwant Rai Ji Mehta, who is also said to be the father of Panchayati Raj system. इनको father भी कहा जाता है, so please make a note of this. Now let's read about it. What were the recommendations which were made by this committee? So ये तो याद है ना कि पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड थी ये वाली कमेटी. Establishment of a 3-tier पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत at the village level, पंचायत समिति at the block level, जिला परिषद at the district level. These tiers should be originally linked through a device of indirect election. उन्होंने 3-tier सिस्टम बताया कि 3 लेवल्स पे होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम, ठीक है. उसके बाद विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, whereas पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद indirectly elected members. There should be a genuine transfer of power and responsibility to these democratic bodies. ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी वो पंचायती राज सिस्टम को रिलेटेड थी. ओके, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन 1952 इन नौगौर डिस्ट्रिक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजस्थान वो पहली ऐसी जगह थी जहाँ पंचायती राज सिस्टम आया. अशोक मेहता कमेटी, ईयर 1977. Now, the Panchayati Raj institutions were dominated by the rich or the privileged class of the village. The committee was appointed for following. Now, committee ये भी पंचायती राज सिस्टम को रिलेटेड ही कमेटी थी. नॉर्मली क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो प्लीज़ ये याद रखना कि कौन सी कमिटीज़ एक जैसी थी, ठीक है ना. अब बलवंत राय कमेटी होगी, अशोक मेहता कमेटी होगी. टू मेक रिकमेंडेशंस टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम, फाइंड आउट कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम. द रिकमेंडेशंस मेड बाय द कमिटी वर 3 tiers should be replaced by 2 tier. Upper tier would be the Zilla Parishad at the district level, and lower should be Mandal Panchayat, which should be a panchayat of group of villages covering a population of 15,000 to 20,000. The Naya Panchayat should be kept as separate bodies from that of development panchayat. They should be presided over by a क्वालिफाइड जज. ठीक है, सिंघवी कमेटी अपॉइंट हुई 1986 में, और ये भी रिलेट करती थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही.
राइट, एंड इट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी। अगेन आपको याद रखना है कि 3 कमिटीज हुई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से डील करती थी, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी, एक अशोक मेहता कमेटी और एक LM सिंघवी कमेटी। सो ये याद रख लीजिए सो दैट आपको जब भी आए, कभी हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना कि एक चीज़ से तो एक ही होगी, 3 नहीं हो सकती, तो ये 3 कमिटीज एक ही चीज़ से रिलेटेड थी। और इन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई यही कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। अ न्यू चैप्टर शुड बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नया पंचायत should be established for a cluster of villages. The village panchayat should have more financial resources. Finally ये वाली जो कमिटी ने suggest किया, बहुत सारी suggestions मानी गई and it led to 73rd and 74th amendment 1992 and इसी की basis पे Part 9 was added to the constitution which deals with पंचायती राज institutions। ठीक है, जो बात करती है पंचायती राज या local governments के बारे में। Okay. Our commission was appointed in 1977 to investigate the circumstances that warranted the declaration of an emergency। अब इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 1975 में क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी अंडर आर्टिकल 352। अब नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के अंदर है वो किन ग्राउंड्स पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, वो है 3 ग्राउंड्स। फर्स्टली द ग्राउंड इज वॉर, द सेकंड इज एक्सटर्नल अग्रेशन एंड द थर्ड वॉज, उस टाइम पे 1975 के अंदर ये वर्ड था, दैट वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। चलो वॉर का मतलब भी समझ में आता है, एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब भी समझ में आता है, बट जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसके बेसिस पे 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई, इट वाज फाउंड बाय दिस कमीशन टू बी टू वेग। इट वाज हेल्ड दैट जो 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा, इट वाज मिसयूज ऑफ powers, number 1, and number 2 they suggested that the word internal disturbance should be removed and instead should be replaced by armed rebellion। ठीक है ना, बिकॉज आर्म्ड रेबिलियन मतलब कि अगर देश के अंदर देश की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई आर्म्स लेके ही उतर गया है, देन यू कैन ऑब्वियसली डिक्लेयर इमरजेंसी और स्टेट ऑफ इमरजेंसी। बट इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि वो वर्ड टू वेग, इट इज टू वेग, there is no definite meaning which can be given, so it should be removed, and eventually it was removed by what, by the 44th amendment। देखिए बहुत इंफॉर्मेशन दे दिए, एक नोट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। 44th amendment हुई in 1978 और ये जो वर्ड था ना आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन हो गया। ठीक है ना, एंड दिस वॉज सजेस्टेड बाय शाह कमीशन। शाह कमीशन ने सजेस्ट किया था। और भी फाइंडिंग्स पढ़ लेते हैं इनकी। Use of national emergency under Article 352, Declaration of Emergency 1975। ठीक है, the commission concluded that during the emergency the provisions of the Maintenance of Internal Security Act and Defence of India rules were not followed but were abused in order to damage political opponents। ठीक है, तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, it was nothing but misuse of पावर। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा लास्ट ईयर पेपर्स में बहुत पूछी जाती है। इट वाज हेडेड बाय सरदार स्वर्ण सिंह एंड इट वाज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थी, देयर वर नो फंडामेंटल ड्यूटीज, बट इट वाज दिस स्वर्ण सिंह कमेटी व्हिच रेकमेंडेड दैट देयर शुड बी फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर इंसर्टेड। चलो पढ़ते हैं। टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट इंसर्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज in the constitution, the committee recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the constitution. It stressed that citizens should become conscious that in addition to the enjoyment of rights, they also have certain duties to perform as well. This led to 42nd constitutional amendment. This is very important. Amendment added a part, that is part 4A। 4A के अंदर ही सारी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक ही आर्टिकल के अंदर बेसिकली 51A के अंदर आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज मिल जाएंगी। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्मा कमेटी फिर अपॉइंट हुई ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने चैप्टर ऐड कर दिया, पार्ट ऐड कर दिया पूरा, ठीक है, बट उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज
ड्यूटीज नहीं थी इन्फोर्समेंट के लिए, देयर वाज नो लॉ रिलेटेड टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो क्या हुआ, अब एक कमीशन बिठाया गया टू आइडेंटिफाई लीगल प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। लीगल, वो कहते हैं कि लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल हर जो 11 ड्यूटीज थी उनके अराउंड ढूंढा उन्होंने। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो उन्होंने मतलब निकाला कि जो प्रेवलेंट लॉज थे उसके अंदर कहाँ कहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उनके लिए पनिशमेंट है, तो ऐसा कुछ उन्होंने किया। सो दे वर appointed to find out legal provisions, to identify legal provisions for implementation of fundamental duties. सरकारिया committee, this is very important. Now basically आपने अपने दिमाग में एक चीज रखनी है, that this committee was in relation to center and state relations, and it was R.S. Sarkaria who headed it. It was in the year 1983 that it was formed, right? पढ़ते हैं. The commission was asked to examine and review the working of existing arrangements between the center and state. So it was on the basis of what? Center and state relations. Please make a note. Please make a note. ठीक है? In all spheres and recommend appropriate changes and measures. तो इन्होंने क्या changes recommend करे? इन्होंने कहा कि a permanent interstate council called the Intergovernmental Council should be set up under Articles 263. Okay, fine. Next is Article 356. President's rules should be used very sparingly. Okay. And then what do you mean by interstate council? The council is formed to discuss or investigate policies, subjects of common interest and dispute among states. And it was in 1990 it was formulated for the first time. So अगर आपको question दो आ सकते हैं, एक तो कि ये किससे related थी या center and state relations पे कौन कौन सी committees थी, तो आपको सरकारिया कमेटी का याद रखना है। दूसरा आ सकता है interstate council किस कमेटी के कहने पर फॉर्म हुई थी? सरकारिया कमेटी। So make a note of this please. पुंछी कमीशन, देखिए पुंछी कमीशन वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। सरकारिया कमीशन भी सरकारिया प्लस पुंछी, दे वर बोथ ऑन द सेम ग्राउंड्स, बट डिफरेंस ये था कि जो सरकारिया कमीशन था वो 1983 में फॉर्मुलेट हुआ था, तो दे वांटेड टू नो व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस एंड अकॉर्डिंगली दोज चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन। सो पढ़ लेते हैं। कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस वाज सेट अप टू लुक इनटू द इश्यूज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस दैट हैव टेकन place since the Sarkaria Commission had last looked upon the issue in 1983. Okay, so this also related to center-state relations and their recommendations were related to center-state relations. Important. Keep in mind all these commissions and keep on revising them so that whenever they are in the exam, you know the correct answer. कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।